देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के बाद अपना पहला दौरा सऊदी अरब की तरफ किया है, जिसमें वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ये अपनी नौयत का एक मुनफरद दौरा है कि मुल्क की दो बड़ी पार्टियों के रहनुमा साथ बैठकर किसी गैर मुल्की सरबराह के सामने एक ही मौकिफ रखेंगे। पिछले कई सालों से मुल्क पर बारी बारी हुकूमत करने वाली पार्टियों ने इस वक्त मिलकर एक हुकूमत बनाई हुई है, जिसमें 13 पार्टियां शामिल हैं। हर पार्टी अपने सियासी मफाद की खातिर दूसरी पार्टी से जुड़ी हुई है और मिलकर काम की बातें कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खदशात भी मौजूद है कि कोई यकतरफा न फैसला हो, कोई एक पार्टी के फैसले दूसरी पार्टी पर मुसल्लत ना हो जाए। इसी खदशे का एहसार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कर चुके हैं। क्या कहना था, आइए वो भी सुनवा देते हैं। मैं समझता हूं कि मिल के काम करने से ही हम मिसाइल के हल निकाल सकते हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि किसी एक यक तरफा फैसले किया जाए, हिदायत दिए जाए और उस पर अमल हो। ये एक अच्छा इब्तदाई स्टार्ट है। जी, बिलावल साहब कह रहे थे, खुद कोई और नहीं। अब सवाल यह है कि नून लीग की शदीद तरीन मुखालिफ पीपल्स पार्टी क्या शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना का हिस्सा इसलिए बनी है कि पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शन में नून लीग की मदद से पंजाब में से कौमी असेंबली की कुछ सीटें चाहिए हैं, पंजाब असेंबली की कुछ सीटें चाहिए, या क्या बिलावल साहब कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब से मिलने भी इसी मकसद के लिए गए थे? मुल्क इस वक्त बिलाशुबा सनसनीखेज और तकलीफ दे सियासी माशी बहरान से गुजर रहा है। एक तरफ दहशतगर्द मुल्क सलामती के लिए खतरा बने हुए हैं, दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम कौमी आज़ादी व खुददारी का नारा लगाते हुए मौजूदा हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वो बार बार आवाम को इस हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए उभार रहे हैं और खान साहब इस निजात को हकीकी आज़ादी का नाम दे रहे हैं। कल उन्होंने अपने खिताब में इस हकीकी आज़ादी के बारे में क्या कहा, वो भी सुनवा देते हैं। आप जब ईद पढ़े, ईद मिले, जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहें हकीकी आजादी की जंग लड़नी है हमने सबको। देखिए नौजवानों, मेरी बात सुन लें। कभी भी कोई आपको आजादी लेके नहीं देता। कौम अपनी आजादी खुद जद्दोजहद से देती है। सवाल अब यह है कि खान साहब इन दो खानदानों से निजात हासिल करके गले सड़े निजाम जिसमें वो नाकाम हो चुके हैं, इसके साथ दोबारा इख्तिदार में आना चाहते हैं। क्या ये वाकई हकीकी आज़ादी कहलाई जाएगी या फिर वक्ती निजात कहलाया जाएगा? इस सारे सिचुएशन पे जी आज बात करेंगे। इसके अलावा जी एक और अहम बात वो ये कि पीटीआई हुकूमत की आम शख्सियत के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस सारी सूरत हाल में एक तरफ अब ये भी जो रेफरेंसेस होंगे, जो मुकदमात होंगे, उनका भी सामना करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ नैब ने फराह खान के सासों से मुतालिक भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे जी। डिबेट का फोरम ऑन करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी शौकत बसरा साहब हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, ज्वाइन करिए। शाजिया सोबिया साहबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शाजिया सोबिया साहबा। निसार चीमा साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शौकत बसरा साहब आपके पास आऊंगी सबसे पहले। शौकत बसरा साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, मुल्क की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, जिसमें अभी खान साहब का भी हमने शॉर्ट सुना और हकीकी आज़ादी की तरफ वो लेके जाना चाह रहे हैं। जहां हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं वहीं पे कभी काफ़ी सारी मुश्किलात भी अभी आप लोग के लिए खड़ी हैं, क्योंकि अब आपकी हुकूमत जा चुकी है, नई हुकूमत आ चुकी है। हमेशा से रीत रिवायत रही है पाकिस्तान की, जो नई हुकूमत आती है वो माजी के हुक्मरानों की, माजी की हुकूमतों की तमाम तर वो चीज़ें सामने लेकर आती है जो कि हुकूमत में होते हुए सामने नहीं आ सकती। इसी तरह की कड़ी हमारे सामने है कि जी नैब ने असासों से मुतालिक फराह खान साहिबा की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंसेस तैयारी शुरुआत हो गई है। तो इस सारी सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या कैसे हैंडल करेंगे आप जी? इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक साजिश के नतीजे में एक मुसल्लत की गई है, और ये जब हुकूमत है ही नहीं तो इसको आप हुकूमत क्यों कहती हैं? ये हुकूमत आपको याद होगा, ये वही पार्टियां हैं 12-13 जो इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भानुमति का कुनबा जो है हम पे सवार हो गया है,
और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो साजिश तैयार हुई अमेरिका के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ के जो मीर जाफर और मीर सादक उनके जरिए हुई, इनसे ये पूछें कि ये तो इस असेंबली को जाली असेंबली कहते थे, फ्रॉड असेंबली कहते थे, इस असेंबली पे लानत भेजते थे, ये तो सिलेक्टेड हुकूमत थी हमारे वाली और उसको सिलेक्टर्स जो थे उन्होंने मुंतखब किया था। आज मुझे बताइए, ना इनको शर्म है ना हया है। वो ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना शर्म होती है ना हया होती है। ये किस मुंह से असेंबली में बैठते हैं जिसको खुद इन्होंने कहा था कि ये फ्रॉड असेंबली है, लानत भेजी थी असेंबली के ऊपर, उन्होंने 3 लॉन्ग मार्च किए थे। आज हर चीज हलाल हो गई, आज हर चीज कानूनी हो गई, तो हम इस हुकूमत को ना मानते हैं ना मानेंगे, बल्कि आप देखेंगे ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये अपने शौक पूरे करें, ना हम हथकड़ियों से डरते हैं ना जेलों से डरते हैं। इनकी तरह हम पतली गली से नहीं निकल जाते, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के रातों रात बाहर नहीं निकल जाते, 10-10 साल के मुआहदे नहीं करते। हम लोग बाहर बैठ के खाना काबा में ये कहते हैं मैं तो कोई डील ही नहीं हुई थी, खाना काबा में बैठ के फिर कहते हैं हुई थी लेकिन 5 साल की हुई थी, बाद में 10 साल की हुई थी। ये अपने शौक पूरे करें। ये जाली हुकूमत है, ये फ्रॉड हुकूमत है, ये साजिशी हुकूमत है। इसको ना हमने तस्लीम किया है ना अवाम ने तस्लीम किया है, और इंशाल्लाह इनको असेंबलियों से बाहर फेंक देंगे। एक ही हल है मौजूदा क्राइसिस का, जो आपने कहा कि पाकिस्तान बड़ा मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, एक ही हल है, इलेक्शन और शफाफ इलेक्शन। आपको याद होगा ये कहते थे क्या इलेक्शन करवाएं, बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने पाकिस्तान का, इलेक्शन मांगते थे तो अब क्यों भागते हैं इलेक्शन से? ये तो कहते थे कि अवाम के पास जाएंगे ने अंडे पड़ेंगे। अब इन्हें पूछेंगे अवाम के पास जाते हैं तो चोर 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 इस सदाएं आती हैं। ये तो कहते थे कि इमरान खान का जो पाकिस्तान है वो बड़ा महंगा पाकिस्तान है। आज ना डीजल मिल रहा है, बिजली गायब हो गई है, डीजल गायब हो गया है। मेरे हारूनाबाद फोडाबाद पूरे पाकिस्तान में किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। भाई ये पुराना पाकिस्तान है, ये साजिशियों का पाकिस्तान है, ये अमेरिका के सहूलतकारों का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानियों का पाकिस्तान नहीं है। हम इस पाकिस्तान को नहीं मानते हैं और इंशाल्लाह इनको इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और घर तक छड़ के आवांगे। जरा आप देखें सही, जरा रमजान में क्या माहौल चल रहा है, लोग गलियों में मोहल्लों में सुबह शाम निकल रहे हैं, और खास तौर पे ट्विटर के ऊपर तो डेली आप देखें कि 12 करोड़ लोग डेली शेलिंग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं। इनको शर्म ही नहीं आती। अंदाजा करें कि जो लोग जमानतों पे हैं, जिनको जेलों में होना चाहिए, जो टीटियों वाले हैं, 26 लोग जो है जमानतों पर है, कहने ऐसी हुकूमत ये हुकूमत होती है, ये शर्मिंदगी होती है, ठीक, ये हटदर्मी होती है, ये बेशर्मी की आखिरी हद होती है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान रहने के लिए बने हैं। पाकिस्तान में इंशाल्लाह अपराइट हुकूमत आएगी, अपराइट फैसले करेगी, और आप देखेंगे ईद के बाद इलेक्शन का ऐलान होगा 30 से पहले, और फिर हम इनको बताएंगे कि लोग इनके साथ क्या करते हैं। ठीक है। ओके, शाजी सूबे साहब आपकी तरफ आती हूँ। शाजी सूबे साहब, हम देख रहे हैं कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का पहला दौरा है जी, गैर मुल्की दौरा है, और उसमें बिलावल साहब भी मौजूद हैं, वफाकी वुज़रा के अंदर जो लोग गए हैं, और अब ये कि सऊदिया जाया गया है। बड़ी शिद्दत के साथ क्रिटिसिज्म हुई है इस पे भी कि जी सरकारी दौरा है, और सरकारी दौरे में ये सारे लोग जो जा रहे हैं वो अवाम के पैसे पे, सरकार के खर्चे पे जा रहे हैं, और ये हम नहीं मतलब कह रहे। एक तो क्रिटिसिज्म आ रही है ऑपोजिशन की तरफ से, और दूसरा ये भी कि ख़ास तौर पे जी कहा जा रहा था, जैसे मरियम साहिबा ने तो पहले, मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसकी क्लैरिफिकेशन दी थी, लेकिन जब ANP ने ख़ास तौर पे और अमीर हैदर होती साहब ने माजरत की, तो फिर मामला वापस से खुलकर सामने आ गया कि जी उन्होंने कहा सरकारी सतह पर हम उम्रे की हमारी रिवायत नहीं है। तो अब ये जो मामला है जाने का, तो ये क्या है? और उसमें अब चूंकि बिलावल साहब भी गए, तो वहाँ बैठ के अब जो बात होगी वो नून लीग की गवर्नमेंट की होगी या क्या होगा? शुरू में मैंने एक शॉट चलाया बिलावल साहब का कि जी
जो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन इसके बारे में उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि जी सबको मिलके चलना चाहिए, कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। यही डिक्टेशन का मामला था जिसकी वजह से पीडीएम में से पीपल्स पार्टी पहले भी नाराज़गी का इजहार कर बाहर हो गई थी। तो अब इस वक्त हुकूमत में अगर कोई इस तरह का जेस्चर मिलता है तो क्या ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन रहेगा? सबसे पहली बात ये अफसोस हुआ है की बात सुन के कि ये इस तरह की लैंग्वेज किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत सेंसिबल इंसान है और मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह की लैंग्वेज, पीटीआई वाली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं जो अभी उन्होंने जी। अब मैं आपके सामने रखूंगी। देखिए, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा, 50 लाख घर देने का वादा, 90 दिन में करप्शन खत्म करने का वादा, और लोटों को नहीं लूंगा, साइकिल पे आऊंगा, और आईएमएफ के पास जाने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूंगा, और जितनी बहुत सारी बातें थी वो इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर की थी। और जो ये बात बार बार कह रहे थे कि हमने लानत दी है या अपोजिशन ने लानत दी थी, अब गवर्नमेंट बन के बैठी है, तो मैं इनको याद दिलाती चलूं कि ये जो लानत वाली बात है ये इमरान खान साहब ने और शेख रशीद साहब ने दी थी। शायद ये भूल रहे हैं, इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पीटीआई वालों की वैसा ही चल रहा है, तो ये भी शायद उसी में ही आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं इनकी तरह इनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती। मैं बहुत काम एंड कूल होके आपको बताऊंगी कि जो हुकूमत बनी है वो इस बेस पे बनी है कि 3-3.5 साल जो इन्होंने अवाम को तंग किया, जो अवाम को तकालीफ दी, जिस तरह से पेट्रोल बम हो या महंगाई के बम हो वो गिराते रहे। लेकिन अभी भी आप देखें जलसे में पहले इदारों को मुतनाज़ा बनाते रहे, आइन की बात करने वाले आइन शिकनी करते रहे, और उसके बाद अदालतों को इन्होंने अपने टारगेट पे रखा। फिर जब इनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ तो उसके बाद इदारों को छोड़ के वो उम्मत मुस्लिमा के अमीर बन के सामने आए और गलत आगे जा रहे हैं। इनको सबसे पहले तो ये चीज याद रखनी चाहिए कि ये एक आयत आधी पढ़ के उसको आगे बढ़ाते हैं जहां पे इनका अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे ये जब भी बात शुरू करते थे तो कहते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो मेरी गुजारिश होगी कि उससे आगे वाली लाइन भी पढ़ लिया करें कि अहदना सिरातल मुस्तकीम। अगर वो आप आगे वाली लाइन भी पढ़ लेते तो मेरे ख्याल में इतनी बुराई आपके साथ नहीं होती। इनके वजीर बैठ के कहते हैं कि जी अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं होती तो हमारी हुकूमत चल रही होती। इमरान खान कहते हैं कि बैरूनी साजिश हुई है, बाहर से मरासला मौसूल हुआ है 7 तारीख को, और 27 तारीख को जो है वो जलसे में लहरा रहे हैं। तो इससे बेहतर था कि 7 तारीख को अगर आपको मरासला मौसूल हुआ है तो आप 8 तारीख को इजलास बुलाते, फौरन से उस पे अपोजिशन को ऑनबोर्ड करते, अपने इदारों को ऑनबोर्ड करते, उस पे एक्शन लेते, ना कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप उसको जलसे में लहराते। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको शायद समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने आंखें भी बंद कर ली हुई हैं, कान भी बंद कर लिए हुए हैं, सिर्फ अपनी अवाम को इदारों के खिलाफ भड़काना, इदारों के खिलाफ करना। और हमने अगर इलेक्शन की बात की है तो अगर आप लोगों को याद हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो हमारे कहने पे उन्होंने नहीं कहा है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट है जो इमरान खान ने लगाया था। अब वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी आंखों में खटकने लगा है। तो ये सारी चीजें जो वो कहते हैं ना कि मीठा मीठा हप हप खट्टा खट्टा थू थू, अब जब इनकी हुकूमत निकली है ना तो ये इनका रोना है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। ये हर जलसे में जाके कहना यही चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल रही है ये कहने के लिए कि मुझे क्यों नहीं बचाया। उनके बिहाफ पे उनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं होती तो शायद हमारी हुकूमत चल रही होती। तो ये इनका कॉम्प्लेक्स है, ये इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रही है और कुछ भी नहीं। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, निसार चीमा साहब हैं क्या लाइन पे? जी डॉक्टर साहब की तरफ। अच्छा, फिर लाइन ड्रॉप किसकी? शायद शौकत बसर साहब की, उन्हें दोबारा कनेक्ट कर लें। अच्छा जी डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी जी, आईएमएफ से डील भी हो रही है, सऊदी हुकूमत से पैकेज की अपील भी हो रही है, इमरान खान और शहबाज शरीफ हुकूमत में फर्क क्या रह जाएगा? सऊदीया दौरे पे भी चले गए शहबाज शरीफ साहब। जी
देखिए रिजा, पहले तो मैं गुजारिश ही करना चाहूँगा कि जिस तरह की जुबान ये शौकत बसरा साहब इस्तेमाल करते रहे हैं, ये देखें जो उनका लीडर जो है जिस तरह की ट्रेनिंग उसने की है, कंटेनर पे चढ़ के 126 दिन मुसलसल उसने जिस तरह की बदकलामी और जिस तरह की बदजुबानी की है, जिस तरह अपने फादर्स को जो जो दर्द दिए हैं, जिस तरह ट्रेन किया है, जिस तरह की जुबान, जिस तरह का कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जाहिर है कि बसरा साहब ने वही सवाल करनी है। इसलिए मैं डॉक्टर शाजिया सोदिया से गुजारिश करूंगा कि आप माइंड ना करें। वो तो जाहिर है जिस तरह के लीडर है उसी तरह के फॉलोअर्स हैं, और ये जाहिर है कि हम लोग ना डॉक्टर शाजिया उस सतह पे उतर सकती है, ना मैं उस सतह पे उतर सकता हूँ। जिस सतह पे पीटीए के वर्कर्स बसरा साहब टाइप जो है वो जिस सतह पे वो आ जाते हैं। लेकिन एक मैं गुजारिश करूंगा कि देखें, इन्होंने कल, आप याद रखिए मेरी बात, कि इन्होंने कल बसरा साहब ने अपनी साबका पार्टी पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए सिफारिशें ढूंढनी है। अगर या ये है कि नून में आने के लिए हाथ पांव मारेंगे, तो इनका तो पुराना रिकॉर्ड गवाह है। जिस तरह की जुबान आज ये सवाल करते हैं पीपल्स पार्टी और नून के खिलाफ, इसी तरह की जुबान साबका दौर में ये इमरान खान और पीटीआई के बारे में सवाल करते रहे। तो ये इनकी तो देखें ना, इनको संजीदगी से लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात जो है, देखें गुजारिश ये है कि हम ये जो मेरे सवाल का जवाब पे आ जाएं। अब IMF से डील, सऊदी हुकूमत से पैकेज की अपील भी, और वही दौरा है सऊदीया भी हो रहा है, क्या फर्क रह गया है इमरान खान और शहबाज शरीफ की हुकूमत में? जी, फर्क ये है कि देखिए, फर्क ये है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम IMF के पास जाने से पहले हम खुदकुशी कर लेंगे। हम ये कभी नहीं जाएंगे, हम उससे बेहतर समझे खुदकुशी कर लेंगे। इस तरह के हम ये बेबुनियाद दावे नहीं करते। दूसरी बात ये है कि हम अगर IMF के पास पहले भी गए हैं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी गई, हमारी हुकूमत नून की भी गई, लेकिन हमने दोनों हुकूमतों ने IMF की शराइत मानकर उसके असरात जो है अवाम तक नहीं जाने दिए, अवाम पे बोझ नहीं पड़ने दिया, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम पे नहीं हुआ। हम लोग देखें IMF और अवाम के दरमियान बफर बन के खड़े गए। हमने ये है कि वो सारे बोझ अपने कंधों पर बर्दाश्त किए, लेकिन अवाम के ऊपर देखें, आप देख रहे हैं हमारे दौर में शायद खुर्दनोश की कीमतें देखें, गैस बिजली पेट्रोल की कीमतें देखें, अपनी करेंसी की आप कदर देखें, डॉलर किस तरह स्टेबल था, स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल था, पूरी मैशत स्टेबल थी। ये तो इन लोगों ने जब ये है कि ये मुल्क बदकिस्मती से खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले कर दिया गया, तो मैशत समेत हर शोबे की तबाही हुई। तो अब ये कि कोई ये जिस कदर तबाही हुई है, तबाही का वॉल्यूम जो है, तबाही का मैग्नीट्यूड जो है, तबाही का हुजूम जो है, वो इतना बड़ा है कि असर नौ तामीर जितनी आसान नहीं है, ये जान जोखों का काम है। इसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ये है कि हम ये करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह हमारी ये मखलूत हुकूमत जो है इंशाल्लाह ये करके दिखाएगी। इंशाल्लाह अवाम को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अवाम को रिलीफ मिलेगा। ठीक है जी, शौकत बसरा साहब की तरफ आऊंगी कि इलेक्शन कमीशन अब कह रहे हैं इमरान खान की कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस ले रहा है, और दूसरा जो ये इंक्वायरीज और रेफरेंसेस खुल रहे हैं, सवाल छोड़े जाऊंगी जी, और सवाल शौकत बसरा साहब से छोड़े जा रही हूँ। फिर उसके बाद जब वापस आऊंगी, क्योंकि मैंने कमर्शियल ब्रेक की तरफ एक जाना है, कमर्शियल ब्रेक जरूरी है, तो जी एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी, और मैं शौकत बसरा साहब से बात कर रही थी और उनसे पूछ रही थी ख़ास तौर पे उनकी तरफ चलूंगी। अच्छा, शौकत बसरा साहब है लाइन पे भी हमारे साथ? अच्छा चले, अच्छा शौकत बसरा साहब से डिस्कनेक्ट हो गए। चले वापस मैं शाजी साहिबा की तरफ जाती हूँ। इन मीन वाइल जैसे ही वो वापस आते तो उनकी तरफ जाऊँगी। अच्छा शाजी सोबिया साहिबा, अब ये बिलावल साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा सवाल था उसमें शुरू में आपने उसका जवाब नहीं दिया, मैं चाहूंगी दे दें। जब हमने शॉर्ट भी चलाया है, उन्होंने कहा खदशात मौजूद है, कोई एक तरफा फैसला ना हो, कोई एक पार्टी के फैसले पर दूसरी पार्टी मुसल्लत ना हो। इसका खदशात का जो वो इजहार कर रहे हैं खुल के, और पहले भी एक नाराजगी के लिए ही वजह से आप लोग PDM से आउट हुए थे खुद, मतलब आप लोग ने रास्ते जुदा कर लिए थे। तो अब अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या फिर रास्ते जुदा होंगे, क्या होगा, किस तरह से इसको मेंटेन किया जाएगा वो लेवल? अब तो वजीर खारजा का बड़ा अहम मनसब है जो कि बिलावल साहब उठा रहे हैं और उठा चुके हैं यानी कि, लेकिन ये भी एक अजीब सी बात होगी ना कि वो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के। अब क्या वो जो बात करेंगे जब वो
एक जिसको कहते हैं खालिसतन डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं पूरी दुनिया में, जब वो दूसरे ममालिक में जाएंगे तो वो डिप्लोमेसी के लिए क्या अपनी पार्टी के मंशूर को फ्रंट पे रखेंगे या फिर नून लीग के मंशूर को फ्रंट पे रखते हुए, और चूंकि हुकूमत जाहिर से वजीर आजम उनका है तो उसको आगे प्रमोट करेंगे? क्या होगा, कैसे होगा ये? देखिए रिदा, सबसे पहली बात ये है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था कि हमने ये अलायंस बनाई है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, और जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने जीत लिया था, और उसके बाद जब पहली स्पीच आफ्टर प्राइम मिनिस्टर स्पीच जब चेयरमैन साहब ने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे दो ही टारगेट हैं, एक है कि पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना और दूसरा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म करना। जहां हमारे ये दो टारगेट अचीव हो जाते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। जहां पे आपने बात की कि पहले पीडीएम में जो हुआ मसला और अब क्या होगा, तो देखिए पहले जो पीडीएम में हुआ था, जितनी सजेशंस चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने दी थी, जैसे बाई इलेक्शन का बाइकॉट ना करना, सेनेट इलेक्शन का बाइकॉट ना करना, या जो भी इलेक्शंस हैं उसमें हमने पीटीआई को खुला मैदान नहीं देना है, वो सजेशंस पे सब लोगों ने एग्री किया, और उस पे आपने देखा कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए कोई इक्का दुक्का ही पीटीआई जीत सकी, बाकी सारी चीज जो थी वो यूनाइटेड अपोजिशन ने ही जीती थी सीट्स। तो और चाहे वो बाई इलेक्शन हो, कोई भी कंटोनमेंट इलेक्शन हो या लोकल बॉडी इलेक्शन हो, तो ये सारी चीजें आपने देख लिया कि सजेशंस पे और एक साथ मिलके देखिए 11 पार्टियां हैं, 13 पार्टियां हैं, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन जब आपके सामने पाकिस्तान होता है तो आप पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी पॉलिसीज को पीछे छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए आप एक साथ एक जगह पे बैठते हैं, जो इमरान खान न्याजी नहीं कर सका। बीइंग अ गवर्नमेंट उनको एक स्टेप आगे आना चाहिए था, उनको थोड़ा सा मोल्ड होना चाहिए था, उनको झुकना चाहिए था, अपोजिशन के साथ बैठते ये सारी चीजें, ये सारे रिफॉर्म जो वो कह के आए थे कि पुलिस रिफॉर्म करेंगे, नैप रिफॉर्म करेंगे, इलेक्शन कमीशन में वो रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म करेंगे, सारी बातें कह के आए थे, वो सिर्फ कहने तक की हद तक था। अच्छा, एक चीज ऐड करिएगा शाजिया बाजी, यहीं पे इसमें 1 मिनट के लिए थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। एक चीज ये कि फवाद चौधरी साहब ने कल कहा है कि जो काम डिक्टेटर नहीं कर सका और जो काम जो है कोई माजी में नहीं कर सका, वो काम तो अब हो गया है। उन्होंने कहा कि जी अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ बैठी हुई है, तो क्या ये क्रेडिट भी इमरान खान साहब को जाता है कि जी ये दो पार्टियां जो एक दूसरे को डिक्टेटरशिप के और किसी को किसी का बेटा कहते थे और किस डिक्टेटर का बेटा कौन किसको कह रहा था, तो क्या ये चेहरा भी हम देखेंगे कि क्या खान साहब के सर जाता है जो कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? एक चीज, दूसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की पर्टिकुलरली, मैं पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स में तो बाद में आऊंगी, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो आप बात करें उसी की एक कड़ी थी ना, क्या ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो या ओवरसीज पाकिस्तानीज के इलेक्शन में शामिल होकर हिस्सा लेने का मामला हो, तो वो चीजें तो हुकूमत कर रही थी, लेकिन उस वक्त आप लोग बैठने के लिए राजी नहीं थे, वो कहते हैं। जी देखिए, तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब हो या उनकी पीटीआई की हुकूमत हो, उनकी आदत है कि दूसरों के काम के क्रेडिट लेना। देखिए, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, तो उस वक्त इमरान खान को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। तब भी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ बैठे थे। तो ये क्रेडिट, ये वो होता है ना कि दूसरा अब्दुल्ला दीवाना जो होता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये पीटीआई वाले वैसे ही हैं कि हर किसी के क्रेडिट लेने के लिए तैयार है। अभी तक आपने देखा 3 साढ़े 3 साल में या 4 साल में ये दूसरों की किए हुए काम या प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां लगा रहे थे, रिबन काट रहे थे, इनॉग्रेशन कर रहे थे, ये वही सिस्टम है। और जहां तक बात आती है इलेक्टोरल रिफॉर्म की, तो देखिए ये चीज जो ईवीएम था उसके लिए कितने सारे ईसीपी ने आपको कंसर्न्स जो है वो शो किए थे, लेकिन इनके लोगों ने उनके वो ऑब्जेक्शन सॉल्व करने के बजाय ईसीपी के ऊपर ही इल्जाम लगा दिया था, ईसीपी को ही कंट्रोवर्शियल बना दिया था। तो ये वो लोग हैं ही नहीं जो किसी के साथ बैठ के बात करें और बातों से किसी मसले का हल निकाल सकें। ये लोग आए हैं सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए, खाना जंगी करने के लिए और एक दूसरे से लड़ाने के लिए। जो काम बाहर मुल्क के दुश्मन, दूसरे हमारे दुश्मन मुल्क जो है वो ना कर सके, वो इमरान खान न्याजी और उसकी फौज कर रही है। तो यानी इमरान खान के जो वजीर जिनकी कुर्सियां छिन गई हैं, जो चीखते फिर रहे हैं हमें क्यों नहीं बचाया,
वो इंतशार फैलाने और खाना जंगी वाले काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। फवाद चौधरी साहब, ठीक है, पॉइंट आ गया, ठीक है, कहीं और एडजस्ट, ठीक है शाजिद जी, पॉइंट आ गया। मैं शौकत बसर साहब की तरफ चली जाऊं, वापस वो आ गए। शौकत बसर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सवाल मैं आपके लिए छोड़े गई थी वक्फे से पहले, आप जवाब दे दीजिए उसका। जी रिदा, मैं एक तो सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूँ। जी जी, इमरान खान साहब की एक कामयाबी तो है, जो सवाल आप इनको बार बार कह रही हैं कि वो पाकिस्तान का गंद जो साफ होना चाहिए वो तो नहीं कर सके, लेकिन हमने गंद को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। आप ये देखें कि पूरे का पूरा गंद जो है पाकिस्तान का, जिसने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, जिसने हमारे पाकिस्तान को गिरवी रखा, जिसने इदारों को तबाह बर्बाद किया, जिन्होंने टीटियां लगाई, जिन्होंने लूट मार की, गोले वाला, पापड़ वाला, मकसूद चपड़ासी वाला, ये आपको क्या ख्याल है कि ये जो अमेरिका ने इनको इकट्ठा किया है और ये जो सारे जूझ बुझूझ इकट्ठे हुए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये किसके खौफ से हुए हैं? ये इमरान खान के खौफ से नहीं है। कीजिएगा कि गोभी किधर है और ये इमरान खान, आप दरम्यान में ना बोले। आप मेरी बहन, आपने बोल लिया ना, आप अपनी बाजी पे बात कीजिएगा, सबर करें, मैं जरा आईना दिखा लूं आपको। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये वो गंद है, मैं भी पीपल्स पार्टी में होता था। अच्छा, सबर तो करें मेरी बहन, एक तो आप बोलती बहुत है। अच्छा मेरी बहन, चुप से कर, सबर कर मेरी बहन। अच्छा, तहम्मुल एक एक करके शाजिद जी इनको बोलने दें, फिर आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। जी जी, मेरी बहन को समझाएं, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। सब्र करो। तो हम, आप लोगों ने तो पेट फाड़ने थे, आपने तो गले काटने थे, आपने तो पटा डालना था। ये तो जरदारी को, अगर जरदारी साहब ने माफ कर दिया, नवाज शरीफ को तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और ये सब झूठे मक्कार लोग हैं, ये सिर्फ टिकटों के लिए, सीटों के लिए, कीट के लिए अपना जमीर बेचने वाले लोग हैं। और जिन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया, पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, पाकिस्तान को जाकर माई बाप हमारा माल बचा दे, हमारी औलाद बचा दे। सब्र करें ना मेरी बहन, सब्र करें, हौसला करें, अल्लाह ताला आपको हौसला दे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये अभी जितने बातें कर रहे हैं ना, ये सारे का सारा गंद खान साहब ने एक ट्रक में इकट्ठा कर दिया है और इंशाल्लाह इस ट्रक का शाजिद थोड़ा सा 2 मिनट सब्र कर लें, आपकी आवाज कटेगी, आप थोड़ा सा सब्र कर लें। ये मेरी बहन शाजिया बाजी 2 मिनट रुक जाए, शौकत बसरा साहब को कंप्लीट करने में आप ही की तरफ आ रही हूँ। जी रिदा, देखें ये दोनों बोल रहे थे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। जी जी जी, ये असल में इन बेचारों का कसूर नहीं है। ये दौलत शाह के चूहे हैं, ये बिन मानस है। इन्होंने पाकिस्तानी कौम, जो बड़ी मगरूर कौम है, जो बड़ी गयूर कौम है, जो बड़ी गैरतमंद कौम है, लेकिन इन जैसे हुक्मरानों ने इस गैरतमंद कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको गिरवी रख दिया, अरबों डॉलर के कर्जे लेके अपनी जायदादें बना ली। और मुझे ये फार्मूला बता दें कि कौम तो गरीब हो गई, ये गरीब नहीं हुए, ये अमीर से अमीर तर हो गए। अभी भी अरबों रुपए इन्होंने उड़ा दिए लोगों को खरीदो फरोख्त में। इसलिए हौसला करें, इंशाल्लाह इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस गंद को जो इकट्ठा किया है ना, इस गंद का सफाया भी हम नहीं करना है, जरा हौसला करेंगे। बाकी रह गई इलेक्शन कमीशन की बात। जी देखिए बात बड़ी क्लियर है रिदा जी। इलेक्शन कमिश्नर को जब हमने लगाया और उस वक्त खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी, दोनों पार्टियां किसी नतीजे पे न पहुंची तो एस्टेब्लिशमेंट ने हमें ये नाम दिया। उसके फौरी बाद इसने रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये मुस्लिम लीग नून का पुराना तनख्वाहदार और विंग है और इसने जो करतूत किए वो डस्का इलेक्शन से लेके अब तक, भाई इनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि तमाम पार्टियां तीनों जो है उनका इकट्ठे आप अकाउंटेबिलिटी करें और फॉरेन, लेकिन ये हमारे पर पीछे पड़ा हुआ है। और दूसरी बात, जब हमने कह दिया तो ये पाकिस्तान में सिर्फ यही इलेक्शन कमिश्नर रह गया है और कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, कोई और लगा दे। दूसरी बात, हम साफ ये कहते हैं कि हम ना अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं। हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जो गैर आईनी और गैर कानूनी था, हमने इसको तस्लीम किया। मुस्लिम लीग नून की तरह, जमातों की तरह सुप्रीम कोर्ट हमला नहीं किया। हमने नहीं किया कहा कि ये बोझ के मरे हुए जज और इलेक्शन कमिश्नर हैं। हमने ये नहीं कहा कि इनके बच्चों को मार देंगे। हमने ये नहीं कहा कि वो निशाने इबरत बना देंगे। तो हम अपने केस लड़ते हैं, हम इदारों से नहीं लड़ते हैं, हम इदारों की मजबूती चाहते हैं। लेकिन ये जो भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ है, जरा इनकी मौजे देख के, ओ भाई, और ज्यादा टाइम नहीं, 1.5-2 साल पहले इनके जी सही है। मैं आ रही हूँ एक मिनट, मैं अब शाजी साहबा की तरफ चली जाऊँ। जी शाजी साहब आप बोले। जी जी, देखिए जी, इतनी जो इन्होंने लेक्चर दे दिए हैं, हमें सब कुछ इन्होंने बता दिया, तो ये अपने साथ साथ वो चीजें भी बताते हुए जाए ना
था, पार्लियामेंट में लानतें किसने भेजी थी? और साथ में ही अगर चेयरमैन साहब आपने लगाए, इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने आपने ही उनको लगाया था। शेख रशीद ने उनकी तारीफें की थी कि उनको बाद में आपने इधर पोस्ट पे एडजस्ट करना है, वो बहुत ईमानदार बंदा है। तो शेख रशीद तो आपके साथ बैठते हैं, एक सीट पे दो दो मिनिस्ट्रीज के वो मजे लूटते रहे हैं, तो उनसे तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। उसके अलावा जितने लोग आपने जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का एक निजाम कायम किया था, शौकत तरीन है, हफीज शेख है, सानिया निश्तर है, शहजाद अकबर है और साथ में जुल्फी बुखारी है, ये और जफर मिर्जा है, सारे लोग आपके बाहर से आए और इम्पोर्टेड हुकूमत हमारी हो गई। सारे लोग वो कहाँ हैं, इनकी करवाए ना अकाउंटेबिलिटी। जो एसेट रिकवर यूनिट के जो चेयरमैन थे शहजाद अकबर, वो किस तरह से रात के अंधेरे में भागे, बुलाएं उनको यहाँ पे जरा अकाउंटेबिलिटी सामने करवाएं उनकी। ये सारी चीजें नहीं कर सकते। और जरा ये बताएं कि जो तोशा खाना से उन्होंने घड़ी चुरा के या खरीद के जो बेची थी, उससे जो सड़क बनवाई थी, वो तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहकर सड़क बनवाई थी। आपके झूठ आपके सामने खुल रहे हैं, फिर भी आप लोगों की इतनी शर्म नहीं है कि अपने झूठ को मान लें कि आपके सारे कच्चे चिट्टे खुल के सामने आ रहे हैं लोगों के, फिर भी आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं, गलत गलत बातें बता के अपने इदारों के खिलाफ उनको भड़का रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम देख चुकी है कि आप सिर्फ लॉलीपॉप दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक काम होते ना तो 3.5-4 साल में कोई एक काम, कोई एक परफॉर्मेंस अपनी बता देते कि हमने ये काम किया है। नैब कमीशन आपने पेशावर में बंद किया, 5 आईजी आपने पंजाब में चेंज किए, 9 जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो आपने चेंज किए, सानिया साहिवाल, सानिया मरी, सानिया साकोट मोटरवे, ये सारे सानेहात आपके होते हुए हैं। कहाँ थे आप उस वक्त? कहाँ थी आपकी हुकूमत? कहाँ थे आपके चीफ मिनिस्टर साहब जो बहुत ज्यादा वसीम अकरम प्लस बने घूमते थे? एक जो आपके एसपी थे, आईजी थे, बात ना मानने पर उसको आपने चेंज कर दिया। तो ये आपकी सारी परफॉर्मेंस है। तो मेहरबानी करके दूसरों को गालियां देने से बेहतर है अपनी परफॉर्मेंस अपने जलसों में बताएं कि अब तक आपने क्या काम किया है। जो आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, इसलिए आप उल्टी सीधी बातें जो है लोगों को बताते हैं। ठीक है, निसार साहब आपकी तरफ होंगी। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? एक बात कहनी है रिदा, एक बात कहनी है। जी। मेरी बहन को रोजा लग गया है क्योंकि काफी झूठ बोल रही है, इनको पानी भिजवा दे जरा। कोई अगर पास बंदा बैठे को पानी भिजवा दे, बहुत रोजा लग गया। ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आप लोगों की ज्यादा चीखें निकली हुई है ना, मुझे क्यों नहीं बचाया? डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बस वन लास्ट कमेंट आपसे ही लूंगी। अब जो ये गए हैं दौरे पे, नहीं जी अब देखें हमारी बारी आई है तो एक सिर्फ एक नहीं मेरे कहने का मकसद है कि वाइंड अप आपसे ही करूंगी। कहने का मकसद है आप बोले। जी बोले। गरीब आदमी है, मेरे बड़े भाई हैं। तो ये जनाब शौकत बसरा साहब की जुबान से मुसलसल गंद गंद गंद, ये गर्दान गंद की जो की है इन्होंने, ये देखे इनकी जुबान से सिवाय गंद के निकलता ही कुछ नहीं है। ये क्या तमाशा है? दूसरी बात जो है, ये जब कोई दलील नहीं होती, जब लॉजिक नहीं होता, जब कोई इक़्तिदार है, कोई उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो फिर ये है कि गालिम गलौज पे उतर आते हैं, बदजुबानी पे उतर आते हैं। ये क्या इन्होंने क्या बतीरा है, क्या अंदाज है, क्या इन्होंने अपने इमरान खान अपने लीडर से क्या सीखा है? तो ये मेहरबानी करके ये बदजुबानी और गालिम गलौज का कल्चर जो है, इसको कोई रोकना पड़ेगा। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। आगे ये है कि ये क्या सिखा रहे हैं कौम को, नौजवानों को, अपने फॉलोअर्स को। ये मेहरबानी करके तो को खुदा के खौफ करें, कौम पे रहम करें। ये बदजुबानी और गालिम गलौज का कल्चर जो है, ये आप अपने तक महदूद रखें, कौम को ना सिखाएंगे। ठीक है बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका, शाजिया सोबिया साहब आपका, डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, सारी सिचुएशन आपके सामने है और जिसे कहते हैं ना कि तनकीद बामुकाबला तनकीद ही हो रहा है, लेकिन होपफुली दुआ गो हैं कि जो नई हुकूमत आई है वो जो माशी और बहरान और जो सियासी और आईनी बहरान है उसको ख़त्म करे और आगे आइंदा वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे ही साबित हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।